चलिए देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक देखते हैं असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, बार बार मेरी बात को आप रिकॉल करो। मैं कहता हूं लॉ तभी बीच में आता है जब दोनों पार्टीज के बीच में किसी फैक्ट को लेके मतभेद हो जाता है, किसी फैक्ट को लेके मतभेद हो जाता है। और आप ध्यान सुनो, एक नई नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट होती है और जो हाई कोर्ट होती है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते। और उसके बिलो होती है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, है ना, उसके बाद जो कचहरी होती है। तो आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप कब जा सकते हो? दो होते हैं, एक फैक्ट के बेसिस पे और एक लॉ के बेसिस पे। फैक्ट का मतलब होता है कोई चीज को साबित करना, कोई चीज गलत हो गया, सही है, क्या है, चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन लॉ का जब उल्लंघन है, जब लॉ की बात आती है कि लॉ का क्या तोड़ा गया है, क्या लॉ का पालन हुआ है, क्या लॉ के विरुद्ध हुआ है, लॉ में क्या लिखा है, लॉ की वजह से ये फंसा या नहीं फंसा, तब आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हो, वरना केसेस वहां तक नहीं जाते, वो पहले ही फाइनल हो जाते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसको हमें ऐसे पढ़ना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि अगर पार्टीज के बीच में इस पॉइंट पे डिस्प्यूट है तो लॉ क्या कहता है। बात समझ आ गई मेरी? क्योंकि देखो, दो बीच में दो लोगों की लड़ाई को तो दो व्यक्ति भी सुलझा सकते हैं। आप दो बुजुर्ग को बिठा लीजिए, और पहले जमाने में यही होता था, पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत होती थी, है ना, और जो मुखिया होते थे वो फैसला सुना देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब कोर्ट को क्यों आना पड़ा? क्योंकि अब ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोग लूट मार मचा रहे हैं। तो हर केस को क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? जेब काट ली सुप्रीम कोर्ट, हो गया सुप्रीम कोर्ट। लॉ के बीच में सिर्फ ओनली फैक्ट ऑफ लॉ टू बी टेकन टू कंसिडरेशन, नॉट दी फैक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? जब कोई कोर्ट लॉ के बीच में इंटरप्रिटेशन करता है कि लॉ को क्या तोड़ा गया है या उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आता है। अब आ जाइए आज के पॉइंट पे, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। दो पार्टीज के बीच में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ रहे हो, एक बायर है एक सेलर है, प्राइस क्या होना चाहिए आप बताओ? प्राइस क्या होना चाहिए? जो एग्रीड बाय द पार्टीज है, बात खत्म। जितने में सेलर बेच रहा है, बायर उसको ले ले, बायर को नहीं पसंद मत ले, ठीक है ना। या फिर बायर के पास तो ऑप्शन है ना यार, हजारों सेलर है, वहां जाके ले ले। और देश में मोनोपोली तो है ही नहीं, मोनोपोली एक्ट तो हमारे इंडिया में आप अप्लाई कर नहीं सकते, नोबडी कैन क्रिएट अ मोनोपोली इन इंडिया, राइट। तो असरटेनमेंट ऑफ प्राइस में पहली बात क्या लिखी है? फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझसे क्लास ले रहे हो, सर कितनी फीस है? दिस इज माय फीस। सर बहुत ज्यादा है, मत पढ़ो। सर ये तो बहुत ही कम है, तो डबल दे दो। जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ आपका, दैट इज द फी। सिंपल सी बात, असरटेनमेंट, अग्रीड टू बी फिक्स और मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स तो नहीं है, अग्रीड कर लेंगे, इसे कहते हैं बार्गेन, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। नॉर्मल फीस इज दिस, बट ठीक है सर प्लस माइनस हो जाएगी, लेकिन सब व्यापारी नहीं करते। आजकल क्या देखो, शॉप में आजकल लिखते हैं स्पेशली फिक्स सेल शॉप, नो बार्गेन, जो प्राइस है दैट इज फॉर ऑल। ये भी एक हो सकता है। तीसरा है डिटरमिन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब क्या है? आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो जो मैं चीज आपको 10 रुपए की देता था, कभी 9, कभी 8, कभी 7, कभी 1, 2 दे दी, कभी एक्स्ट्रा दे दी। ये कब होता है? जब एक व्यापारिक संबंध अच्छे बन जाते हैं, आप मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, तो उधार शुरू हो जाता है, उधार से फ्री शुरू हो जाता है, फ्री से फिर एडवांस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है डिटरमिन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, कि अभी ले जाओ गुड्स और फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे, चलो ठीक है। होता है ना, हम फोन पर ऑर्डर मार देते हैं, यार 100 पेटी भेजना, ठीक है आ गई 100 पेटी, अरे कितने देने हैं यार? वो इतने रुपए। अरे यार ऐसी बात कर रहा है रेगुलर कस्टमर, समझ लो, गुड्स वही है और प्राइस क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इतना कभी इतना कभी इतना। लेकिन डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो किसकी बोलेगा कोर्ट? जो फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्री टू बी फिक्स है, और इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। अब एक नई चीज समझिए, मान लीजिए बायर और सेलर में लड़ाई हो गई प्राइस को लेकर के, तो प्राइस वाकई में क्या होना चाहिए? कोर्ट कौन सा पकड़ेगा प्राइस? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। मेरे और आपके बीच में क्लासेस चल रही हैं, देयर हैज बीन सपोज 20 क्लासेस आर डन, स्टिल यू हैव नॉट पेड फीस, नाउ आई एम आस्किंग फॉर द फीस, नाउ हाउ मच यू पे? मैंने आपको तो फीस बताई नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट अमाउंट यू विल पे?
तो फिर वहां पे कोर्ट बोलता है व्हाट इज द बिजनेस फी, व्हाट इज द फी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बाकी अगल बगल के लोग कितनी चार्ज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट का डेटा उठा लेंगे। जैसे आप बोलते हो सर आपकी फीस इतनी ज्यादा है, कम होनी चाहिए, तो कम आपने कहीं से सुना होगा ना कि मार्केट में सर वो पर्सन इतने में पढ़ा रहे या उनकी फीस इतनी है, तब आपने कम वर्ड यूज किया। अदरवाइज जब आप बोलते हो सर बहुत कम है आपकी, तो इसका मतलब मेरे से ज्यादा वाले भी बैठे हैं। तो मार्केट में एक बोली है ना, एक मार्केट में एक सिनेरियो चल रहा है ना प्राइस का, तो फिर वहीं पे होता है, फिर मार्केट से प्राइस एवरेज उठाया जाता है कि दैट शुड बी द प्राइस। फिर वो सेलर सेलर को बताया जाता है कि दैट इज द अमाउंट दैट ही शुड पे, अगर पार्टीज के बीच में फिक्स नहीं है। क्लियर है? और वैसे भी याद रखना एक कोटेशन मेरी, और आगे भी आप पढ़ेंगे, नो रिलेशन इन प्रोफेशन, नो रिलेशन इन प्रोफेशन। व्यापार में रिश्ता नहीं चलता, चाहे भला आपका सगा भाई हो, क्योंकि बिजनेस में अगर आप रिलेशनशिप ऐसा डेवलप कर लोगे, दोस्ती वाला, मामा वाला, भांजा वाला, तो आपका बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। क्योंकि आज देखो ना, रिलायंस के पास भी अरबों खरबों की संपत्ति है, बट दोनों भाई अलग है ना, शेयरिंग बटी हुई है ना। और देख लो, एक भाई क्या है, इंडिया का टॉप मोस्ट है, और एक भाई टॉप 10 में नहीं है। मुकेश अंबानी इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में आ रहे हैं, और टॉप 10 वर्ल्ड में तो आई थिंक टॉप 10 में आ रहे हैं, और अनिल अंबानी कहीं नाम नहीं है। जबकि इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ही है बट डिवाइडेड है। नो रिलेशन इन प्रोफेशन। बिजनेस चलाना सबके बस की नहीं है। धीरू भाई अंबानी जी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे 2 लड़कियों को जब बिजनेस देके जाऊंगा तो एक डुबा देगा, एक सफल बना देगा। उन्होंने जबकि मुकेश को कम सेगमेंट दिए थे, मुकेश अंबानी जी के पास ज्यादा सेगमेंट नहीं थे, बट उन्होंने इस तरीके से बिजनेस रन किया कि जितने सेगमेंट उनको दिए गए उन्होंने उसी को एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है ना? तो दिस इज वन पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ राइट। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं फ्रेश टॉपिक, कंडीशन एंड वारंटी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजेबल पॉइंट, जो भले कोई स्टूडेंट हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जरूर पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी, क्योंकि आए दिन आप इस चीज को लेकर के परेशान हैं। जैसे मैं लाइव एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक म्यूजिक प्लेयर लिया, 1 साल नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, नो रिलेशन इन प्रोफेशन। आपको कोशिश करना चाहिए, आपका कितना भी संबंधी हो सेलर, उससे बिल हमेशा ले लो। कितना भी करीबी दुकानदार हो, गली में ही रहता हो, आप उससे बिल जरूर मांगा करो कि भैया मुझे बिल दे दो। उससे बहुत सारी चीजें ना सिक्योर हो जाती हैं आपके लिए। अब मैंने म्यूजिक प्लेयर लिया, मेरे पड़ोसी थे, उनकी दुकान थी, काफी पुरानी थी, अभी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। म्यूजिक प्लेयर ले लिया जी, 5-6 महीने यूज किया, अच्छा चल रहा था। अब पता नहीं उसे क्या हो गया, उसे पावर ही काम नहीं कर रहा, मतलब वो ऑन ही नहीं हो रहा। गली में वो मिले, जा रहे थे शॉप पे, मैं मुस्कुराया, वो मुस्कुराए। मैंने कहा वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने कहा भेज देना। मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस हो गया, सारे खर्चे बच गए। मैंने दे दिया, उन्होंने मोबाइल नंबर लिख लिया। मैंने कहा अरे मैं आ जाऊंगा, पूछ लूंगा। उन्होंने मोबाइल नंबर लिखा, जैसे बाकी कस्टमर को ट्रीट करते हैं वैसे, मोबाइल नंबर दे जाऊँ, बता देंगे खर्चा वर्चा। 1 दिन फोन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन मैं शॉप पे चला गया। मैंने कहा वो दे गया था, क्या हुआ? करे अरे 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 उसकी ना आईसी फूक गई है, और ये हो गया है, वो हो गया है, उसमें ना 350 का खर्चा होगा। मैंने कहा अभी तो वारंटी पे आपने कहा था ना 1 साल। हाँ वो तो है, वो तो वारंटी तो होती है, बट वो तो सर्विस वारंटी होती है ना, वो अब उसमें पार्ट्स लगेंगे और फिर वो होगा। मैंने कहा अच्छा यार, वो 1100 का था, मुझे याद है। दैट वाज ओनली 1100 म्यूजिक प्लेयर, मतलब लोकली लिया था मैंने। अब बताइए 1100 की चीज एक ट्रस्टेड पर्सन से लेना, और इस बात को ये सोच के लेना कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, होगी तो अंकल जी देख ही लेंगे, बहुत अच्छे हैं। अब वो 350 के लिए रिलेशन तो खराब हो ही गए। अब से मैं नहीं जाऊंगा उस शॉप पे। और आप भी ऐसे ही करते हो, आप भी ऐसे ही करते हो नॉर्मली। एक बार जो आपको ठग लेता है या आपको लगता है मैं ठग गया, तो आप नहीं जाते वहां पे, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो उन्होंने बोला 350 रुपये। मैंने कहा कहाँ है वो प्लेयर, छोड़ दीजिए, बहुत खर्चा है, दूसरा ले लेंगे। मैंने ये बोल दिया आपसे दूसरा ले लेंगे, नया छोड़ दीजिए। कह रहे नहीं बनवा लीजिए, बढ़िया चलेगा, साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आप हंसाओ मत मुझे, साल भर के अंदर तो प्रॉब्लम हो ही गई। अब नई वारंटी मुझे मत दो, विश्वास उठ रहा है मेरा। अब बिल तब भी नहीं लिया था, बिल अब भी नहीं दोगे आप, ये मैंने मन में बोला, क्योंकि रिलेशन में बिल नहीं मांग सकते आप।
इंप्रेशन खराब होता है। खैर, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो ना अब दे दो प्लेयर, मैं दूसरा ले लूंगा आपसे। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, वो ना सर्विस सेंटर में रखा, हमारा दूसरा सर्विस सेंटर है। अब पता है दूसरा कहाँ होगा, एक्चुअली ऐसा है नहीं, बट मैंने कहा ठीक है मैं सुबह आके अगले दिन ले जाऊँ। कह रहे हाँ ठीक। फिर मैंने कहा कुछ गुंजाइश है, उन्होंने कहा नहीं जी वो तो पार्ट्स इतने गए। मैंने कहा तो देख रहे हो, ये है प्रॉब्लम सेलर और बायर। मुझे नहीं पता सेलर को नॉलेज है नहीं हो। देखो सेलर तो व्यापारी है ना यार, है ना। सेलर क्यों आपको बोलेगा कि फ्री में कर दूंगा, क्यों आपको 100 की चीज 90 रुपए में देगा? क्या आप सेलर होते तो यही करते? बताओ, आप किसी की सेवा के लिए बैठे हो तो फिर तो गुरुद्वारा है ना दुनिया में, तो फिर तो चर्च है, मंदिर है, वहां कर दीजिए जितना दान पुण्य करना है। व्यापारी से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपकी सेवा के लिए बैठा है। उसकी बोली में जितनी मिठास होगी उतनी उसकी तिजोरी में पैसे होंगे। ये है, आपको जितना आपको बोलना आएगा, द मोर यू गुड कम्युनिकेट विद द कस्टमर, द मोर यू विल गेट द प्रॉफिट। यही है, ठीक है। अब बात अलग है कि आप एक बार में पकड़े जाते हो फिर दूसरी बार कस्टमर नहीं आते, लेकिन ज्यादातर सेलर ऐसे ही एक बार पकड़ लो बस, बाकी दोबारा आए या ना आए, हम उसकी बात नहीं कर रहे मार्केट में। अब मैं इस टॉपिक को लिंक कर रहा हूं कि कभी भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एज ए स्टूडेंट नहीं, आपको इससे नॉलेज मिलने वाली। क्या दो चीजें होती है, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी दोनों अलग अलग चीजें। कंडीशन पहले समझो क्या होता है, पहले मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल है ये, इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच गिव द राइट टू बायर टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस और बोथ। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। कंडीशन क्या होती है? जब बायर सेलर के पास जाता है, गुड्स का नेचर स्पेसिफाई करता है, मुझे ये सामान चाहिए, इतने रुपए का चाहिए, मेरी ये यूजेज है और ये मेरी इच्छा है। अगर उसके विपरीत आप सामान देते हो तो आपने क्या ब्रेक कर दिया? कंडीशन। कंडीशन कौन लगा रहा है? बायर लगा रहा है। और बायर जो लगा रहा है, आप उसकी उम्मीदों पे सेम सामान दोगे, ये एक्सपेक्ट किया जाता है सेलर से। तो अगर स्टिपुलेशन यानी शर्त टूट गई तो बायर के पास क्या राइट है? बोलो, दो राइट है, दो नहीं तीन राइट है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है यानी पैसे मांग सकता है अपने जो दिए हैं, डैमेज मांग सकता है जो हो गई उसकी वजह से, या दोनों मांग सकता है। मुझे मेरा पैसा तो दो ही, प्लस आपकी वजह से करंट लगा और ये हादसा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन इज स्टिपुलेशन essential to the main purpose of contract, breach of which give the right to the buyer to repudiate the contract and claim for damages and both। कंडीशन समझ में आ गई पूरी तरीके से। वारंटी पे आइए। वारंटी, कस्टमर भोला भाला है, शॉप पे चला गया और सेलर क्या है? चीनी खा के बैठता है। चीनी मतलब समझ गए ना, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं वो। अरे आपको पता नहीं, 50 साल से बैठे हैं, 50 साल से दुकान चला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो हम बैठे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, अपने आप ही बोले जा रहे हैं, अपने आप ही बोले जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो आ जाना, 6 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वारंटी। अगर अब ये प्रॉब्लम आ गई जो आपने बोली थी नहीं आएगी, वो आ गई, तो क्या है ये? वारंटी। तो वारंटी की डेफिनेशन सुनिए। वारंटी इज ऑल्सो स्टिपुलेशन बट नॉट इसेंशियल, इट इज अ कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस था खरीदना, उसके साथ आपने लपटा दिया कि मैं ये भी देख लूंगा। Collateral to the main purpose of contract, breach of which give the right to the buyer to claim for damages only, to claim for damages only। यहां पे repudiate कर सकते हो आप? नो। ऐसा कभी होता है? वो आपसे रिप्लेस कर देगा, रिफंड नहीं करेगा। रिपेयर कर देगा, रिफंड नहीं करेगा। और आजकल तो कंडीशन भी क्या मान लेते हैं लोग, सिर्फ बायर की अनअवेयरनेस की वजह से कंडीशन भी क्या चली गई आजकल? वारंटी। आपकी तो कोई सुन ही नहीं रहा, अपने तो बातों से ही मुखर गया बंदा। अब तो 1 साल आपको ऐसे गिना रहा है, जनवरी फरवरी हो तो 1 साल, ऐसे कैसे होते क्या? 1 साल की वारंटी है ना। तो कोलेट्रल है, डैमेज ले सकते हो। और लास्ट पॉइंट देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, यानी मैंने शर्त लगी थी और वो शर्त में कोई कमी पाई गई, तो बायर उसको चाहे तो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे, सिर्फ क्या मांग ले? डैमेज मांग ले, बख्श दे सेलर को, ऐसा कर सकता है। बट वारंटी में ऐसा
नहीं है। क्या ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन मान लोगे? वो तो वारंटी है ही, कंडीशन तो है ही नहीं वारंटी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यहां तक आपको समझ में आ गया? बोलिए, चलिए आगे। अब हम देखते हैं लॉ ने हमें कुछ बताई हैं इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटीज। इंप्लाइड का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जब हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वहां हमने पढ़ा था एक्सप्रेस और इंप्लाइड। रिकॉल करो फटाफट। एक्सप्रेस का मतलब होता है जिसका प्रूफ है, लिखित प्रमाण है। इंप्लाइड का मतलब होता है आपने ऐसी एक्टिविटी करी जिसका सबूत सिर्फ आपको और मुझे ही पता है। ओए कल तूने आंख मारी थी, इंप्लाइड है वो। बात समझा कि इंप्लाइड का मतलब है मैं मान के चलूंगा कि ये तो यार हो गई ऑब्वियसली। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं तो व्हाट इज इंप्लाइड कंडीशन कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट आता है तभी पढ़ा रहा हूं ना। और आप भी यही मान के चल रहे हो कि भाई लॉ आता है तभी पढ़ा रहे हैं। पता ये ना चला कंडीशन वारंटी पढ़ाई, अब यहां से देख लेना यहां तो मैंने पढ़ा नहीं। ये इंप्लाइड कंडीशन है। कुछ चीज हम मान के चलते हैं, लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि ये आपसे अपेक्षा करी जाती है मार्केट में। तो क्या है इंप्लाइड कंडीशन? देखो बड़े शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर आप डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है ना। टाइटल, जिस चीज को बेच रहे हो उसके आप मालिक हो, ये मान के चलेंगे, ठीक है ना। टाइटल मतलब मालिकाना हक आपका ही होगा, चाहे आप बोलो या ना बोलो, उसको लिखने अलग से लिख के देने की जरूरत नहीं है। सैंपल, जो सैंपल दिखा रहे थे दुनिया को कि मैं ये सामान बेचता हूं, जो ओरिजिनल सामान बेच रहे हो वैसा ही होगा। क्वालिटी और होलसमनेस, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। होलसमनेस का मतलब क्या होता है? एक होल चीज में छोटा सा पीस दिखाया और बोला ले लो, और जब लिया उल्टा फंस गया। तो हम अपेक्षा क्या करते हैं? जो होलसमनेस में पार्ट दिखाया, बाकी सामान जो दिया वैसा ही होना चाहिए। आप कभी मोबाइल शॉप में जाओ, डमी रखते हैं वो लोग, या कभी आप लाला जी की दुकान में जाओ, चावल कैसे दिखाते हैं आपको? हाथ में लेके ऐसे 5 चावल दिखा दे, देखिए बासमती। होलसमनेस में से थोड़ा चीज दिखाते हैं। अब जब बाकी बासमती लाओ तो बासमती ही होगा ना, वो दांतमती तो नहीं होगा ना, पर दांत ही खराब कर दे। होलसमनेस समझ में आ गई? ये इंप्लाइड कंडीशंस हैं। वारंटी कौन सी इंप्लाइड है? पोजेशन। हम मान के चलते हैं जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका पोजेशन आपके पास होगा। ऐसा ना हो अरे यार तू लेने आ गया, यार अभी तो मंगाना पड़ेगा। या दूसरी बात, पोजेशन कैसा होना चाहिए? ट्रू पोजेशन होना चाहिए, किसी की हड़पी हुई सामान नहीं होना चाहिए। नेचर क्या मतलब? जो यहाँ पे डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ कि जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसका नेचर आप या तो बता दोगे या उस पर लिख दोगे। तभी आप देखो हमेशा मेडिसिन पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, प्लीज रेफर मेडिसिन ओनली विद द रेफरेंस ऑफ जनरल फिजिशियन, यानी डॉक्टर की परामर्श के साथ ही दवा खाएं। और कई मेडिसिन तो होती ही ऐसी हैं जो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के आप केमिस्ट से नहीं ले सकते। नॉर्मली क्या होता है, हम जाते हैं भैया वो पत्ता दिखा देते हैं, भैया वो वाली है क्या, दे देता है। लेकिन देयर आर सम मेडिसिन जिसमें प्रिस्क्रिप्शन बिना आपको नहीं देगा, दे देता है तो बात अलग है, फिर वो वारंटी तोड़ रहा है। नेचर डिस्क्लोज करो। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है कोई चीज अगर आप सेल कर रहे हो तो हम मान के चल रहे हैं वो फ्री फ्रॉम चार्ज होगा, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई जुर्माना हर्जाना बाकी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आई एम सेलिंग माई स्कूटी, आई हैव परचेज दैट बट स्टिल आई एम पेइंग EMI एंड दैट आई हैव नॉट डिस्क्लोज टू यू। क्या ये सही है? ये तो गलत है, उस पर तो अभी खुद ही हर्जाना जुर्माना चल रहा है। और फिटनेस, फिटनेस का मतलब क्या है? जितनी ब्यूटी की सर्विसेज आप लेते हो, जो जिम ट्रेनर बैठे हुए हैं, जो आपके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, वो किस पे है? फिटनेस फ्रैंक। आप उनसे उम्मीद करते हो कि जो पाउडर आपको खिला रहे हैं, जो आपको डाइट बता रहे हैं वो सही होगी, आप उस पर डिपेंड हो। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करते हैं कि वो वारंटी नहीं टूटेगी, और ये लिख के मांगने की जरूरत नहीं है। अगर गलत होता है तो हम उससे ब्रीच डैमेज मांगेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द कैविट एम्पेटर रूल। व्हाट इज कैविट एम्पेटर रूल? इसका हिंदी मतलब होता है उपभोक्ता जागरूक रहे। हिंदी में क्या मतलब है? उपभोक्ता स्वयं जागरूक रहे। और इसका ऐड भी आता है टीवी में, जागो ग्राहक जागो। जैसे मोदी जी ने आजकल क्या बोल दिया, मान लीजिए एग्जांपल, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, वो ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। दवाई नहीं है अभी हमारे पास, डॉक्टर्स भी ज्यादा कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते,
रोजगार नहीं है, आप कुछ कीजिए, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के हिसाब से काम कीजिए। दिस इज कॉल्ड आत्मनिर्भर। तो इसलिए मैं यहां पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट कह रहा है कैबिट एम्पेटर, उपभोक्ता स्वयं जागरूक रहें। सेलर आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा हुआ है, ही इज फॉर अर्निंग बिजनेस, ही इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, he is for earning some money and money will not be earned by the donation and charity, right? वो तभी आएगा जब आप 10 का सामान 15 में बेचोगे। बात समझ में आती है? तो कैबिट एम्पेटर तो बस इतना सही था, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता स्वयं क्या रहे, जागरूक रहे। लेकिन इसकी लॉ ने क्या दी है, एक्सेप्शन, जो एग्जाम में आती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कैबिट एम्पेटर रूल, फिर उसको मीनिंग समझाओगे, फिर पूछता है व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, मतलब ये अपवाद यहां लागू नहीं है। यानी यहां पे कौन जिम्मेदार होगा बताओ, सेलर जिम्मेदार होगा, गलत किया उसने। यानी वहां पे उपभोक्ता का जागरूक रहना जरूरी नहीं है। अब ऐसा नहीं वहां के पट्टी बांध के जा रहा है भाई मेरे को लूट ले, नहीं ऐसा नहीं। प्रोटेक्शन दिया गया कंज्यूमर को, क्या बोलता है, क्वालिटी को लेकर के अगर सामान लिया तो सेलर जिम्मेदार है। ब्रांडेड सामान लेते हो तो ब्रांडेड लेते ही क्यों आप, कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि वापस हो जाएगा, खराब तो निकलेगा नहीं। डिस्क्रिप्शन, आपको एक बंदा डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं टीसीए हूं, मैं ये पढ़ाता हूं, मेरा पास्ट रिजल्ट ये रहा है, मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, आप भी पढ़ लो भाई, मुझे ही पास करा दे दो। और यूजेज, यूजेज का मतलब होता है, हम मान के चलते हैं जो बाहर उस गुड्स का यूज है, जो अन्य चीजों में सामान जैसे यूज होता है, आप जो सामान दे रहे हो ऐसे ही यूज मैं भी कर पाऊंगा। और लास्ट है फ्रॉडलेंट, अगर नेचर सेलर का है तब तो कैबिट एम्पेटर अप्लाई ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ऑल दीज केसेस आर कवर्ड अंडर एक्सेप्शन रूल। एंड अब आप ध्यान से समझो, एक्सेप्शन कहीं ना कहीं वही तो हो गया कंडीशन एंड वारंटी इंप्लाइड। जहां लॉ ने इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी बताई थी, वही तो आ गई एक्सेप्शन में, कि इन केसेस में हम क्या मानेंगे, उपभोक्ता की जिम्मेदारी नहीं है, आप जिम्मेदार हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो दिस इज द होल डिस्कशन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, राइट? इसको नोट करो अब और आराम से पढ़ो अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है, राइट? थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल बोली लग रही है। अगर आप इसका फ्रीक्वेंट एग्जांपल देखना चाहते हैं डेली लाइफ में, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। जितने न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली आपको कोई ना कोई बोली मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का तो रूल ही है, जैसे मान लीजिए जैसे हम अपने घर का कबाड़ा बेचते हैं, रद्दी सामान बेचते हैं, तो कैसे बेचते हो आप, ये है पड़ा है उठा ले कितने रुपए देगा, नॉर्मली ऐसे करते हैं। वरना प्राइस पूछे कितने रुपए किलो प्लास्टिक, कितने रुपए किलो लोहा, कितने रुपए किलो ये फलाना ढिमा। ऑक्शन सेल भी कुछ इसी तरीके से है। आपको जल्दी सेल करानी है, आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी से उस गुड से छुटकारा पाना है, ऑक्शन सेल लगती है। और गवर्नमेंट के भी तो घर हैं, गवर्नमेंट के भी तो गुड्स हैं, गवर्नमेंट के भी तो यूजेबल आर्टिकल्स हैं, तो कैसे सेल करेगी, अपने रिलेटिव को सेल कर दे, मोदी जी बंगला भेज दे किसी मामा ताऊ को, नहीं। तो गवर्नमेंट का तो रूल ही क्या है कि जब भी आप कोई गवर्नमेंट का सामान, प्लेस, गुड्स सेल करेंगे तो पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि हम ये सामान बेच रहे हैं, एक बढ़िया बिडर आए, एक अच्छी बोली लगाए, और जो बेस्ट होगी हमारे एंगल से हम उससे क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ऐसे ही परचेजिंग भी होती है, मैं आपको बताऊं, इसे बोलते हैं टेंडर। जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार को स्कूल बनाना है, कोई सड़क बनवानी है, कुछ बनवानी है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको देगी सरकार बताइए, अनिल अंबानी को दे दे, मुकेश अंबानी को दे दे, वैसे ही बदनाम है सरकार। बिडिंग निकालनी पड़ती है, टेंडर निकालना पड़ता है कि हम ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर पर्सन हो इसको लेना चाहता है, हमें बिडिंग भेजे, अपने मार्केट्स के रेट भेजे, फिर हम उसको बेस्ट सेलेक्ट करें। क्लियर? तो हमारा टॉपिक जो है वो सेल के ऊपर है, परचेज के ऊपर नहीं है। ऑक्शन सेल क्या होती है, जब हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को बिड के लिए। बिड का मतलब है ये सामान है, आप बताइए कितना दोगे, आप बताइए कितना दोगे, आप बताइए कितना दोगे, मेरी मर्जी मैं किस अमाउंट पे बेच दूं, दैट्स ऑल, दैट इज द बिडिंग सिस्टम।
और ये है ऑक्शन सेल जिसमें पब्लिक आके बिडिंग करती है और नॉर्मली क्या माना जाता है, हायर बिडर को क्या मिल जाएगी, गुड्स मिल जाएगी। और सेल कंप्लीट मानते हैं फॉल ऑफ हैमर, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में होता है ना, ऑर्डर जैसे होता है, तो अगर हम 3 बार हैमर फॉल कर देते हैं तो हम मानते हैं। अगर थर्ड टाइम, जैसे होता है WWE देखते हो आप बहुत ज्यादा, उससे लिंक कर सकते हो आप, अगर ट्रिपल एच ने पटकी मार दी और उसने 3 बार हो गया तो टिन 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 टिन, मान लीजिए हाईएस्ट बिडर हो गया और वो जीत गया। तो फॉल ऑफ हैमर का होना को हम मानते हैं कंप्लीशन ऑफ सेल, एंड द पर्सन हु बिड लास्ट वन द हाईएस्ट प्राइस दैट विल गेट द ओनरशिप ऑफ दैट गुड्स। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। रूल्स, अच्छा, ऑक्शनियर इज एजेंट नॉट प्रिंसिपल। अब देखिए यहां पे रूल कहता है कि स्वयं आप सेल मत कीजिए, आप किसी को अपॉइंट कीजिए, जिस पे रूल अप्लाई होगा लॉ ऑफ एजेंसी का, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन में नहीं है, था पहले। लॉ ऑफ एजेंसी मतलब एक लॉ ऑफ एजेंसी के थ्रू होता है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट। जैसे आप बीमा जब कराते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस नहीं जाते आप, एजेंट आपके घर आता है जो अपॉइंटेड होता है दैट कंपनी के बिहाफ में, फिर वो आपको फॉर्म भराता है, और फॉर्म कहां जमा कराता है, ऑफिस में, यानी प्रिंसिपल के पास। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू हुआ है आपका, थ्रू एजेंट। तो बिडिंग भी आपको कैसे करानी है, ऑक्शनियर के थ्रू। उसको कौन अपॉइंट करेगा, आप। रूल कौन से गवर्न होंगे, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के। बात समझ में आती है इतना? अब आ जाइए रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल। जब आप बोली लगाने की बातें करते हैं तो कुछ चीजें आपके माइंड में पता होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे ऑक्शन सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, बोनाफाइड ट्रांसफर हुई है, और जिसके पास भी गई है वो उसका बोनाफाइड बायर है, अदरवाइज वॉइड। क्लियर? क्या रूल है देखो। पहला, लॉट सेल। कभी कभी क्या होता है, आप घर बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, एक बना बनाया 4 मंजिल का घर बेच रहे हो। अब घर जब आप बेचते हो तो हो सकता है वो फर्निश हो या अनफर्निश हो। अब अगर फर्निश है तो हो सकता है कि आपने लॉट बना दिए हो, लॉट मतलब घर के साथ सामान भी, या फ्लोर वाइज, समझ रहे हो आप। तो अगर लॉट में सेल हो रही है तो प्राइमा फेसी लॉ कहता है कि हर लॉट का प्राइस अलग अलग बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक पार्ट ले, और नहीं तो हम क्या मानेंगे, एक होलसम मानेंगे। मैं घर बेच रहा हूं तो घर का मतलब क्या होता है, जमीन तक। फिर आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि यार उसमें वो एक अलमीरा है ना, वो निकाल के दे दो। बिड का मतलब लॉट है, अगर लॉट है तो लॉट को ईच को सेपरेट माना जाएगा। दूसरा है कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में ही। फॉल ऑफ हैमर, बिडिंग विल बी गोइंग ऑन, हाईएस्ट बिडर विल टेक प्लेस, थर्ड टाइम द हैमर फॉल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट, देन नो बिडिंग एट ऑल। राइट? अब आ जाओ राइट टू बिड रिजर्व। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई रिजर्व कर सकता है बिडिंग का राइट, कि इतनी बोली तो मेरी फिक्स है? तो लॉ क्या कहता है, कोई और बोली लगा ले। हाँ, हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं खरीदना चाहता हूं, मेरे मन में है कि मैं गांधी जी का चरखा खरीदूं, तो मुझे ही जानना है या मैं किसी को भेज सकता हूं? भेज भी तो सकता हूं कि भाई मेरे भी हाथ में तू जाके बोली लगा ले। लेकिन बताओ ऐसा हो सकता है क्या, जो गलत लगेगा, कि जो बेच रहा है वही अपना कोई अपॉइंट कर दे कि तू भी वही लगाता रही हो? ये तो गलत हो रहा है ना। अभी आगे लॉ मना करेगा। इससे क्या होगा, तुम तो प्राइस में झोल कर रहे हो, तुम तो प्राइस बढ़वा रहे हो। फिर क्या होगा, जो जेन्युइन बायर है 1 लाख बोल रहा है और उसी का बंदा इसको लेना नहीं है और 1.5 लाख बोल गया, और किसी को लगा प्राइस तो जेन्युइन है, चलो 2 लाख, है ना। ये लिखा हुआ सेल नॉट नोटिफाइड बाय सेलर। ऐसा मत कर देना कि पता चला जैसे बंटी बबली मूवी आई थी, सामान किसी और का, ओनर कोई और बोई लग गई उसकी। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, अरे ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी पता है आपका घर बिक गया। ऐसा होता है ना फिल्मों में। तो ये फिल्मों मतलब रियल लाइफ में भी तो कभी होता होगा कि किसी की जमीन ही बेच दी। गांव में बहुत होता है आजकल, एमपी यूपी में तो बहुत कुछ होता है। बड़े बड़े ठाकुर लोग या बड़े जमींदार लोग, कोई वीडियो देखने वाले जो ठाकुर है भाई साहब माफ करना, मान लीजिए मतलब ऐसा होता है, गरीबों की जमीन बेच दी, खेत बेच दिए, मालिक नहीं हो आप और बेच दिए। अब लड़ाई झगड़ा किसमें हो रहा है, जो नया बायर है वो बेचारा यहाँ चक्कर काट रहा है, सेलर तो पैसे लेके चले गए। तो मेरी बात समझ रहे हो आप, राय ये क्या है, सेल नॉट नोटिफाइड बाय बायर्स। अगर मैंने नोटिफाई किया ही नहीं, मुझे बेचना ही नहीं, तो भाई वो बिडिंग कंप्लीट नहीं है। यानी बायर की नॉलेज में अगर ऑक्शन सेल नहीं है, सॉरी सेलर की नॉलेज में, तो सेल कैसे है, वो कैसे पॉसिबल है कि वो सेल हो सकती है, राइट। चलिए
लास्ट रिजर्व प्राइस हो सकता है क्या प्राइस रिजर्व कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो भाई, मेरा सामान है, मेरी मर्जी। यानी मैं बोल सकता हूं कि 10 लाख से कम में सेल नहीं होगी, उसके अंदर बोली चल रही है तो फिर बेकार है। तो किसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम प्राइस बायर सेट कर सकता है, सॉरी सेलर सेट कर सकता है। द लास्ट पॉइंट इज प्रिटेंडेड बिडिंग। ये क्या होता है प्रिटेंड करना, जो मैंने आपको बताया था। जेन्युइन बायर नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं, बोली को खामखा बढ़ा रहे हैं, गुड्स की वैल्यू को खामखा बोली के थ्रू बढ़ा रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं जो जेन्युइन बायर है कि महंगी है। आई थिंक वेलकम मूवी में भी ऐसा था, एक गंदी सी पेंटिंग, अपने ही लोग 1000, 12,000, 2 लाख, और जो जेन्युइन बायर है कह रहे ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, चलो भाई इससे ऊपर, इससे प्रिटेंडेड बिडिंग को हम क्या मानेंगे? फ्रॉड है ये, और उसे मान लेंगे वॉइडेबल। उसे क्या मान लेंगे? वॉइडेबल। आप वॉइड बना दो या बताओ वैलिड बना दो, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑक्शन सेल। आराम से वीडियो को रोक के नोट करो और जो भी बुक आपके पास है उसको पढ़ो। थैंक यू सो मच।